स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में एक और पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे बर्गर बॉक्स का लेआउट, यानी कि प्रिंटिंग का लेआउट देखेंगे। लेआउट में हम देखेंगे ब्लीड, डाई लाइन और क्रीज लाइन को, सभी चीजों को क्रिएट करना सीखेंगे। वीडियो को जरूर पूरा देखना क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं बर्गर बॉक्स का लेआउट, यानी कि प्रिंटिंग का लेआउट। प्रिंटिंग के लेआउट में हम देखेंगे डाई लाइन, ब्लीड और क्रीज लाइन। इन सभी चीजों को कैसे क्रिएट किया जाता है वो देखेंगे। तो ये है जी हमारा बर्गर बॉक्स। कुछ इस तरह का हम एक बर्गर बॉक्स को बनाएंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि बर्गर बॉक्स एक ही तरह का या एक ही डिजाइन का नहीं होता है। इसका जो डाई लाइन होता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल लग सकता है। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर धीरे धीरे मैं आसान उसको बना दूंगा। या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 या 3 बार करके देखना, आपको आसान लगेगा। ठीक है जी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फास्ट फूड के जितने भी बॉक्सेस होते हैं, चाहे वो बर्गर हुआ या पिज्जा हुआ या फिर केक का बॉक्स हुआ, ये होते हैं ऑटो लॉक के साथ। ऑटो लॉक क्या चीज होती है? ऑटो लॉक में आपको किसी तरह का कोई ग्लू की जरूरत नहीं होती है बॉक्स बनाने की, बस उसको फोल्ड करके एक बॉक्स बना दिया जाता है। तो इसको कम खर्चे वाली चीजों में रखा जाता है। यानी कि जब भी आपका क्लाइंट देगा तो यूं सोच लीजिए कि वो कम खर्चे वाली चीजों को आपसे चाहता है। इसमें हल्का फुल्का डिजाइन भी किया जाता है, बस में थोड़ी सी मेहनत इसके डाई लाइन को बनाने में लगती है। बाकी इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो भी सस्ता मटेरियल यूज किया जाता है, और प्रिंटिंग भी हल्का फुल्का ही इसमें किया जाता है ताकि इसका जो पैकेजिंग डिजाइन है उसमें कम खर्च लगे। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि बर्गर बॉक्स का जो ऑटो लॉक होता है वो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। कुछ कंपनी अलग डिजाइन का ऑटो लॉक बनाती है, कुछ कंपनी अलग डिजाइन का ऑटो लॉक बनाती है। कुछ आसान ऑटो लॉक भी होते हैं, कुछ मुश्किल वाले ऑटो लॉक भी होते हैं। तो आज हम देखेंगे एक आसान ऑटो लॉक वाला डाई लाइन। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं साइज। साइज यूं समझ लीजिए कि आपका क्लाइंट ही आपको साइज देगा। साइज दिया गया है मुझे विड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर और लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब विड्थ और हाइट क्या चीजें होती है? विड्थ हो गया आपका चौड़ाई, हाइट हो गया आपका लंबाई, लेंथ हो गया आपका गहराई। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल में जाएंगे और न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूं। एक न्यू डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे। प्रिंटिंग में आएंगे और कोई भी साइज का आप आर्टबोर्ड ले सकते हो। नेम जरूर दे देना। तो मैं नेम दे रहा हूं जी, मेरी आदत है, बर्गर बॉक्स। ठीक है जी। सेंटीमीटर मैं ले रहा हूँ यूनिट में। और ब्लीड अभी नहीं लेंगे, ब्लीड के लिए मैं बाद में बताऊंगा आपको। एडवांस ऑप्शन में कलर मोड CMYK के, रास्टर इफेक्ट 300 PPI और क्रिएट कर देंगे। ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लूं। मैं अपने हिसाब से सेटिंग कर रहा हूं इसको। मैं देखिए हमेशा मैं जो टॉप साइड होता है वो हमेशा नीचे की तरफ डिजाइन करता हूँ, और जो बॉटम साइड होता है वो ऊपर की तरफ डिजाइन करता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से रख रहा हूँ। ठीक है। आप जैसे भी डिजाइन करोगे उसी हिसाब से आप रख लेना। और आर्टबोर्ड को बड़ा छोटा हम बाद में भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा रख रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है। अब सबसे पहले साइज ले लेते हैं। साइज के लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगल लेके एक साइज हम ले लेते हैं। तो साइज हमारा था विड्थ 10 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। एक हमारा रेक्टेंगल आ गया। मैं फिल को खत्म कर रहा हूँ। स्ट्रोक में ब्लैक ले रहा हूँ। स्ट्रोक की मोटाई कम से कम रखने की कोशिश कीजिए। मैं 0.5 ले रहा हूँ। साथ में मैं एक चीज और बता दूं, इसको ज्यादातर वायर फ्रेम में डिजाइन करने की कोशिश कीजिए। देखिए थोड़ा सा मैंने पहले शुरू में कहा, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मुश्किल वाला इसका डाई लाइन लग सकता है क्योंकि ये ऑटो लॉक के साथ आता है। तो इसको हमेशा आउटलाइन या फिर वायर फ्रेम में डिजाइन कीजिए। आउटलाइन वायर फ्रेम क्या चीज होती है अभी देखिए ये स्ट्रोक में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब दूसरा पार्ट जब हम इसके साथ जोड़ेंगे तो वो जुड़ा है कि नहीं है,
तो उसके देखने के लिए आउटलाइन में आपको व्यू में जाकर आउटलाइन देख लीजिए। देखिए ये सिर्फ आपको वायर फ्रेम में दिखाई देगा। इसका शॉर्टकट किया कंट्रोल वाई। ठीक है जी। कुछ इस तरह से बार बार आप चेक करते रहिए, आपका सही जगह चल रहा है नहीं चल रहा है वो आपको पता लगता रहेगा। तो ये हो गया जी हमारा विड्थ और हाइट। अब लेंथ लेंगे। लेंथ के लिए इसका मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसमें मैंने जोड़ दिया। देखिए मैंने दूसरा पार्ट जोड़ा, कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा। अब ये सही जगह जुड़ा है कि नहीं यहाँ आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, ऐसे बार बार इसको चेक करते रहिए। अब इसका साइज लेंगे। साइज लेने के लिए मैं ले रहा हूँ जी ट्रांसफॉर्म का पैनल। ट्रांसफॉर्म का पैनल आपको विंडो में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म यहाँ मिलेगा। ठीक है जी। रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लेके आएंगे और हाइट में मैं रखता हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सही। चलिए इतना होने के बाद जी ये वाला जो पॉइंट है या ये वाला जो एंकर पॉइंट है, इसको 10 टाइम्स मैं इसको राइट की तरफ और इसको 10 टाइम्स मैं लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा। याद रखिए मेरा जो नज होगा, यानी कि मैं जब भी इसको एरो की से मूव करूंगा ये 0.1 सेंटीमीटर मूव होगा। ठीक है, अगर आप किसी और यूनिट में काम कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको सेट करना होगा। अब ये इसको कहा जाता है नज। नज के लिए पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था, वो देखा नहीं तो देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कीबोर्ड इंक्रीमेंट में जाइए, एडिट, प्रेफरेंसेस और जर्नल में आगे यहाँ पे देखिए 0.1 सेंटीमीटर ये हमेशा मूव होगा। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब इसको भी मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरह से। अब मैं यहां से एक रेक्टेंगल लूंगा, इसका साइज हम ले लेते हैं कोई। इसके साइज के लिए मैं 0.2 सेंटीमीटर ले रहा हूं और इसको भी कर देंगे 0.2 सेंटीमीटर। छोटा सा एक रेक्टेंगल, और इसका रेड कलर में कर दूं ताकि आपको समझ में आए। अब इसका क्या काम है, मैं इसको उठाकर यहां पे लगा रहा हूं। देखिए यहां पे मैंने लगाया। ठीक है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे रूलर के लिए, ऊपर देखिए रूलर आ जाते हैं। ये गाइडलाइन लेके इसको यहां लगा देंगे। अब इसको मैं हटा देता हूं, इसका काम खत्म। अब यहां पे हम लगाएंगे एंकर पॉइंट। तो इस वाले लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, पेन टूल के नीचे आपको मिलता है ऐड एंकर पॉइंट टूल, और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम ऐड करेंगे जी इस तरफ एक एंकर पॉइंट। अब आप सोचोगे ये एंकर पॉइंट क्यों मैं ऐड कर रहा हूं, मैं इसका वजह भी आपको बताऊंगा क्यों ऐड कर रहा हूं। तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूं, इसकी 2 वजह है, थोड़ी देर में आपको बताता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आ जाते हैं जी इस तरफ, इसका एक डुप्लीकेट मैं करूंगा। ठीक है, इसको चाहो तो आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो और इसको ऐसे पकड़ के इसको यहां पे सही जगह में अटैच कर देना इसको। ठीक है, ये देखिए मैं वायर फ्रेम में आपको दिखाता हूं, ये सही जगह नहीं लगा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था इसको हमेशा वायर फ्रेम में काम किया ऐसे करके। ठीक है, कंट्रोल वाई से वापस मैं स्ट्रोक में लेके आ रहा हूं और ये देखिए सही जगह ये लगा हुआ। राइट, अब आ जाते हैं यहाँ पे एक ऑटोलॉग क्रिएट करेंगे। एक ट्राइंगल सा एक शेप होगा। तो मैं पहले आपको दिखा दूं जी, यहाँ पे जो हमने एक ये वाला जो आप देख रहे हो ना एंकर पॉइंट क्रिएट किए थे, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट मुझे नहीं करना चाहिए था। इसको मैं लगा रहा हूँ वापस गाइडलाइन को, और एक रेक्टेंगल लेके यहीं से शुरुआत करेंगे। देखिए इसी जगह से। ठीक है, एक काम तो इसका आपने ये देखा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसको यहां से आपने स्टार्ट नहीं करना है इस पॉइंट से, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे को बंद और खोलने में डिस्टर्ब ना करे, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा। अब एमएम में काम कर रहे हो तो 2 mm का डिस्टेंस रखना, मैं 0.2 का सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख रहा हूं। ठीक है जी, तो चलिए इसको शिफ्ट की प्रेस करते हुए बड़े करना है ऐसे करके, और ऊपर की साइड में यहां नजर रखना आपने कि यहां जुड़ रहा है कि नहीं। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, पहले मैं इसको दिखा दूं कि सही जगह पे आया कि नहीं। कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, देखिए सही जगह पे नहीं आया। तो एक काम ये करते हैं कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करके इसको
यहाँ पे लेके आऊं और नीचे की साइड में मैं देखूं ये खिसक तो नहीं गया अपनी जगह से। यस, थोड़ा सा खिसक गया ये, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं अपनी जगह पे लेके आऊं। ठीक है, ये आ गया जी कुछ इस तरह से। ठीक, चलिए कंट्रोल वाई वापस प्रेस करते हैं और इसको स्ट्रोक में लेके आते हैं। इसका स्ट्रोक गायब हो गया है, तो यहां से मैं ले रहा हूं। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके 0.5 मिल में लेके आऊंगा। ठीक है, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस वाले एंकर पॉइंट को लेंगे, डिसेलेक्ट करके सेलेक्ट कीजिए और इसको ऐसे करके लेके आएंगे। ठीक है, कंट्रोल वाई से एक बार चेक कर लीजिए। देखिए सही जगह पे नहीं लगा है, इसलिए मैं बार बार इसको कंट्रोल वाई से चेक कर रहा हूं कि हमारा डाई लाइन जो है वो खराब ना हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से कंट्रोल वाई से वापस से स्ट्रोक में। तो चलिए इतना होने के बाद अब देखिए ये वाला पार्ट को इस वाले पार्ट से थोड़ा सा छोटा रखना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 2 एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, और शिफ्ट की प्रेस करते हुए थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा ताकि ये एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। डीसेलेक्ट करने के बाद ये नीचे वाला एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की भी जरूर प्रेस कर लेना और स्ट्रेट ऊपर की तरफ लेके जाना। ठीक है जी, कुछ ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यहाँ पे गैपिंग जरूर देख लेना कि दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोग इसको ट्रायंगल जैसा बनाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ से भी कर्व कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से पकड़ूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आऊंगा और दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको राउंडेड कर दूंगा। ठीक है जी, कुछ ऐसे ऐसे भी कर सकती हूँ। दूसरा मैं इसका डुप्लीकेट करूंगा और मैं जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म के पैनल में और इसको मैं सेंटर पॉइंट, ये जो रेफरेंस पॉइंट है सेंटर रख के इसको फ्लिप कर दूंगा कुछ इस तरह से, क्योंकि मुझे इस साइड में भी इसको लगाना है। तो यहाँ पास पास में लाके कंट्रोल वाई से जब भी आप इस तरह से जोड़ते हो एक पार्ट दूसरे से, तो उसको कंट्रोल वाई से बार बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है जी, ये देखिए सही जगह पे ये आके लगा है। कंट्रोल वाई से वापस और मैं इस गाइडलाइन को हटा देता हूं। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब ये वाला पार्ट इसको इस तरफ लेके आऊंगा मैं और इसको भी मैं फ्लिप कर दूंगा। फ्लिप करने के बाद जी मैं थोड़ा सा जूम करके इसको सही जगह पे लगा दूंगा। ठीक है, कंट्रोल वाई से एक बार चेक कर लीजिए, या सही है बिल्कुल। चलिए इस तरफ हो गया। अब आ जाते हैं जी इसका फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट कौन सा होता है, ये देखिए ये है जी फ्रंट पार्ट। ये अभी तक हम टॉप पार्ट पे हैं, तो ये हो गया जी फ्रंट पार्ट। साथ में आपका ऑटो लॉक आ रहा है। ऑटो लॉक 2 जगह आएगा, एक फ्रंट में भी आएगा और नीचे जो बॉटम पार्ट है उसमें भी आएगा साइड में। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं उनको। तो इसके लिए मैं ये ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका डुप्लीकेट करके नीचे ला रहा हूँ, फ्लिप करूंगा और इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके लगा दूंगा। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम करके फिर से मैं कंट्रोल वाई से चेक करूंगा, यस सही है। चलिए ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा जी ऑटो लॉक। ठीक है, एक ऑटो लॉक यहाँ पे बनाएंगे जो फ्रंट का ऑटो लॉक होता है, ये मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए जी मैं एक काम ये करता हूँ जी, पहले तो इसको यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे करके। एक रेक्टेंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसका एक हाइट ले लेंगे। तो हाइट लेने के लिए एक साइज लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाके रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लगाऊंगा, ऐसे ये लगा दिया। ठीक है जी, अब हाइट में आ जाते हैं। हाइट में रख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, तो ये ले लीजिए जी 1 सेंटीमीटर का एक हाइट मैंने ले लिया। ठीक है जी, इतना लेने के बाद जी मैं इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी करूंगा और एक पार्ट इसके नीचे भी लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं ये करूंगा जी, मैं एक और डुप्लीकेट इसका कर लेता हूं। ठीक है, और ये नीचे वाले को हाफ कर देंगे। देखिए सेंटर पॉइंट है, यहां से पकड़ के इसको हाफ कर लिया। अब ऊपर वाले को इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है जी, अब जब भी जोड़ते हैं बार बार इसको कंट्रोल वाई से चेक करते रहा कीजिए कि ये सही जगह चल रहा है या नहीं। ठीक है, मैं वायर फ्रेम में ही काम कर रहा हूँ, तो मेरे को आदत है वायर फ्रेम में काम करने की। मैं इसको स्ट्रोक में लेके आता हूँ ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे यहाँ से और यहाँ से,
तो सेलेक्ट करेंगे पहले तो, और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के लिए जी यहाँ जा रहा हूँ, सेंटर में लगा रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट को, और विड्थ में आकर इसको 12 से 13 कर रहा हूँ मैं, ऐसे करके। ठीक है जी। अब इसका एक डुप्लीकेट करके मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो ये मैंने डुप्लीकेट करके यहाँ रख दिया है। अब इसका क्या काम है, इसका मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो आ जाते हैं जी यहाँ पे। अब ये तीनों पार्टों को सेलेक्ट करके मैं इसको यूनाइट मैं कर दूंगा। पाथ फाइंडर में जा रहा हूँ और इसको यूनाइट कर दूंगा। ठीक है। यूनाइट करने के बाद जी यहाँ से ले रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके 1 2 3 4 टाइम मैं पीछे की तरफ लेके आया। अब इसको भी ऐसे ही करना है, 1 2 3 4, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। ये हमारा लॉक बन गया ये वाला। ठीक है। चलिए कुछ इस तरह से। अब आ जाते हैं जी हम बॉटम पार्ट में। बॉटम हम बनाएंगे, ये हो गया हमारा टॉप। तो मैं इन सभी को सेलेक्ट करके एक डुप्लीकेट करके ऊपर लेके जाता हूँ, और इसको मैं फ्लिप कर दूंगा वर्टिकल, और कंट्रोल वाई से एक बार हम चेक जरूर बार बार कर लेंगे कि ये सही जगह पे लगा है या नहीं। ठीक है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जूम और करके दिखाता हूँ। देखिए ये सही जगह पे नहीं लगा, तो हमारा जो डाई लाइन है वो खराब हो जाएगा अगर ऐसे नहीं लगाएंगे। तो सही तरीके से इसको सही जगह पे लगाइए। ठीक है जी। कुछ इस तरह से, राइट। तो कंट्रोल वाई से वापस मैं स्ट्रोक में आ रहा हूं, और ये हो गया जी हमारा बॉटम, और ये हो गया हमारा फ्रंट। अब देखिए बॉटम में ये जो है ये लॉक नहीं रहते हैं, तो मैं इसको कर दूंगा जी डिलीट। तो यहां से जो पार्ट है, इन पार्ट को मैं डुप्लीकेट करके ऊपर लेके जा रहा हूं ऐसे करके, और कंट्रोल वाई से एक बार हम चेक जरूर कर लेंगे कि सही जगह पे लगाया गया। ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए बॉटम पार्ट में साइड में लॉक होते हैं। ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा दूं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो लॉक बाहर आ रहा है, ये वाला। ठीक है। यहाँ पे तो वो जो लॉक होता है वो इसके ऊपर होता है, याद रखिए। तभी हमने इसको बड़ा रखा था, इसको छोटा रखा था। तो ये जो हमने लिया है ये लगाएंगे जी हम इसके ऊपर, और इसको मैं कर रहा हूं रोटेट। ठीक है। और रोटेट करके मैं इसको इसके साथ लगा देता हूं। ठीक है। थोड़ा सा मैं कंट्रोल वाई से फिर से देखूंगा सही है कि नहीं, और दोनों को मैं अलाइन कर दूंगा। ठीक है जी। अलाइन के बाद ये जो हिस्सा बाहर निकल रहा है इसको नहीं, इसको थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इसको सेलेक्ट करके मैं ट्रांसफॉर्म के पैनल में आ रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म के पैनल में आने के बाद इसको 1/2 सेंटीमीटर मैं छोटा करूंगा। ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर हमने नीचे बड़ा किया था, तो 1/2 सेंटीमीटर हम इसको छोटा करेंगे। तो ये देखिए हाइट है, हाइट में आ रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं -0.5 छोटा कर रहा हूँ इसको। ठीक है जी। अब दोनों को वापस से मैं सेलेक्ट करके इसको बॉटम से अलाइन कर दूंगा। ये हो गया जी। देखिए थोड़ा सा ये बाहर की तरफ जा रहा है। अब मैं ये करूंगा जी, पहले तो इसको कंट्रोल वाई से वापस से मैं स्ट्रोक में लेके आऊं, और इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको कर दूंगा यूनाइट। ठीक है जी। यूनाइट करने के बाद जी मैं इसको यहां से पीछे की तरफ लेके जाऊंगा, इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके 1 2 3 4। देखिए कुछ इस तरह से एक लॉक हमारा क्रिएट हो गया। अब यहां से चाहो तो आप इसको राउंडेड कर सकते हो। मैं राउंडेड कर रहा हूं इसको, देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है। ऐसा ही लॉक हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, और इसको उठाकर मैं इस साइड में लेके आऊंगा। फ्लिप कर देंगे हॉरिजेंटल, और शिफ्ट की प्रेस रखिए, और इसको उठाकर सही जगह पे लगा देंगे। कंट्रोल वाई से फिर से मैं चेक करूंगा, देखिए सही जगह पे नहीं लगा है। देखिए ये अब आया ये सही जगह पे। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से। अब ये हो गया जी हमारा बॉटम पार्ट। अब बात खत्म नहीं है, अभी बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हमें वेंटिलेशन के लिए 2 होल बनाने हैं। तो अब 2 होल जरूरी नहीं है, अब 4 भी लगा सकते हो। बहुत से लोग बीच में भी लगा देते हैं, बहुत से लोग रेक्टेंगल लगाते पतले पतले से यहाँ पे। अब वो अपना अपना स्टाइल है, जैसे आप लॉक क्रिएट करते हो अलग अलग डिजाइन के, वैसे यहाँ पे भी होल लगा सकते हो। तो होल जो होता है वो वेंटिलेशन के लिए होता है, ताकि इसके अंदर जो स्टीम बन रहा है वो निकल सके, और अंदर का जो ये बॉक्स है उसको गीला करके खराब ना कर दे। ठीक है जी। तो मैं इसको
एक साइज ले लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाकर मैं 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक साइज ले लेते हैं। ठीक है जी, ये ले लिया मैंने एक साइज। अब इसको उठाकर मैं यहाँ कहीं लगा दूंगा और इसका डुप्लीकेट करके यहाँ लगा रहा हूँ। अब याद रखिए कि मैंने इसको टॉप पार्ट के साथ लगाया, अब बॉटम पार्ट के साथ भी लगा सकते हो। तो कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करके इसके साथ मैं अलाइन, इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा। ठीक है जी, अब इसको कंट्रोल शिफ्ट जी से वापस मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया जी हमारा डिजाइन लेआउट। मैं इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूँ और जो ये हमारा आर्टबोर्ड है इसको छोटा बड़ा कर लेंगे। बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, क्योंकि हमने ब्लीड भी क्रिएट करना होता है। तो कुछ इस तरह, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, आप बड़ा रखिए छोटा रखिए। ठीक है, तो इतना होने के बाद जी पहले मैं इसको अलाइन कर दूं आर्टबोर्ड के साथ, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आए। अलाइन टू आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर अलाइन हम कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट जी से इसको अनग्रुप करेंगे। अब हम क्रिएट करेंगे क्रीज लाइन। अब क्रीज लाइन क्या होती है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं। ये क्रीज लाइन, ये जो फोल्ड हो रहे हैं ना, आप देख रहे हो, इसको कहते हैं क्रीज लाइन। ये बॉटम में भी आएगा, टॉप में भी आएगा, चारों तरफ से आपको फोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसके लिए क्रीज लाइन क्रिएट किया जाता है। तो लेयर में जा रहा हूं, एक न्यू लेयर लूंगा और उस न्यू लेयर का नाम मैं क्रीज लाइन रखूंगा। ठीक है जी, अब क्रीज लाइन जब भी आप सेलेक्ट करोगे, अंदर के लाइन को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो अंदर का लाइन, आप अब ये जो बॉर्डर का लाइन है ये सेलेक्ट कभी मत करना, ये होता है डाई लाइन। अब देखिए, शुरुआत में जब हमने ये जो वाला ट्राइंगल क्रिएट किया था, तो यहां पे मैंने एक एंकर पॉइंट लगाया था। ठीक है, एक काम तो उसका देख लिया कि जी यहां से स्टार्ट हो रहा है ये ट्राइंगल। दूसरा काम क्या है, देखिए इस लाइन को ऊपर वाली लाइन से और नीचे वाली लाइन से इस लाइन को अलग करना था, क्योंकि ये डाई लाइन है। देखिए डाई लाइन यहां से आ रहा है, यू मुड़ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया क्रीज लाइन, ये हो गया क्रीज लाइन, ये भी हो गया क्रीज लाइन, पर ये तीनों हो गया डाई लाइन। तो इस लाइन को ऊपर और नीचे वाली लाइन को अलग करने के लिए इसको हमने एक एंकर पॉइंट लगाया था। ठीक है जी, समझ में आ गया? नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आएगी यहीं पे। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा जी, पहले तो क्रीज लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और पहले बीच वाली लाइन को शिफ्ट की प्रेस करते हुए, पहले मैं शिफ्ट की प्रेस कर लूं और इस तरह से ड्रैग करते हुए इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जूम करके शिफ्ट की प्रेस करते हुए साइड वाली लाइन को भी सेलेक्ट करेंगे, ऐसे और कुछ इस तरह से, ऐसे, यूं, ये वाली लाइन और इस तरह से और यूं। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए, तो इससे पता चल जाएगा कि आपने सारे बीच के लाइन जो है वो सेलेक्ट कर लिए। ये सर्कल सेलेक्ट नहीं करने हमने। कंट्रोल जेड से वापस लेके आएंगे। अब इसको कट नहीं करेंगे, इसकी करेंगे कॉपी। एडिट में जाके मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्रीज लाइन में आ रहा हूँ, फिर से एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस करूंगा, तो ये इस वाले लेयर पे आ जाते हैं। टी सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए ये अभी सेलेक्ट ही है। इसका कलर मैं पहले चेंज कर दूं। इसका कलर मैं ले रहा हूं ब्लू या सियान ले लेते हैं, आप कोई भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 0.5 का ही मैं साइज लूंगा स्ट्रोक का, और स्ट्रोक को मैं डैश लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 5 पॉइंट का एक डैश लाइन ले रहा हूँ। ये देखिए जी, ये डैश लाइन चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्रीज लाइन है। ठीक है जी, अब मैं वापस आ रहा हूं। पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है जी हमारा क्रीज लाइन। पहले मैं डी सिलेक्ट कर लूं और ये देखिए जी हमारा क्रीज लाइन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूं और वापस आ जाता है नीचे। तो चलिए अब ब्लीड को देखेंगे। ब्लीड के बाद हम डाई लाइन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट मैं कर रहा हूं और डी सेलेक्ट करेंगे इन दोनों सर्कल को। शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए, एक बार इसमें मैं क्लिक कर रहा हूं और एक बार इसमें शिफ्ट की प्रेस करते हुए मैं आपको दिखा भी दूं कि ये डी सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इतना सेलेक्ट होने के बाद हम जाएंगे पाथ फाइंडर के पैनल में और इसको कर देंगे यूनाइट। ठीक है, यूनाइट होने के बाद जी हम जाएंगे, सेलेक्ट ही रहने देंगे, डी सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट जाएंगे पाथ और यहां से लेंगे ऑफसेट पाथ को। ठीक है जी,
प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, 0.3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। अगर आप mm वगैरह में काम कर रहे हो तो 3 mm मिनिमम लेना, जो ब्लीड का जो साइज होता है। मैं ओके कर रहा हूँ। ये मैं आपको दिखा दूं कि जी ये आ गया जी ब्लीड। कलर मैं चेंज कर दूं तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि ये हो गया जी ब्लीड। अब ब्लीड जो बड़ी कंपनी का काम होता है उसमें ब्लीड क्रिएट जरूर करते हैं। लोकल कंपनी में बहुत से लोग नहीं भी करते हैं ब्लीड, क्योंकि देखिए मैंने पहले कहा कि ये जो पैकेजिंग होता है ये बहुत सस्ता रखा जाता है, बहुत कम प्राइस वाला रखा जाता है। मटेरियल तो इसमें सस्ता ही यूज किया जाता है, लेकिन इसमें डिजाइन में भी कम बजट लगाया जाता है। तो हाँ, इसको एजेस तक नहीं डिजाइन किया जाता, लेकिन जो बड़ी कंपनियां मैकडोनल्ड वगैरह या केएफसी में आप देखोगे तो उनका जो होगा वो एजेस तक डिजाइन करते हैं, बहुत ही उसमें फाइन डिजाइन रहता है। तो हाँ, उसमें थोड़ा सा वो बजट ज्यादा लगाते हैं, लेकिन जो लोकल कंपनियां वो कम से कम बजट लगाकर पैकेजिंग को डिजाइन करवाती है, ताकि पैकेजिंग में ज्यादा पैसा खर्चा ना हो। ठीक है जी। तो चलिए इसको अब यहां से मैं कट कर रहा हूं, एडिट में जाके मैं कट कर लेता हूं और एक और न्यू लेयर मैं क्रिएट करूंगा। इसका नेम रखूंगा मैं ब्लीड। ठीक है जी, ये आ गया जी ब्लीड। एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस करूंगा तो इसके अंदर ये ब्लीड आ जाता है। ठीक है जी। चलिए इसको भी मैं हाइड कर देता हूं। अब आ जाते हैं हम डाई लाइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये हो गया जी हमारा डाई लाइन, पर ये जो 2 सर्कल हमने बनाया है ये अभी भी अलग है। तो मैं ये करूंगा जी, इन सभी को सेलेक्ट करके राइट क्लिक और यहां से मेक कंपाउंड पाथ। ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा डाई लाइन, तो इसका नाम हम रख देते हैं डाई कट लाइन। ठीक है जी। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, डाई कट लाइन से एक डाई बनती है, जिससे ये जो शेप आप देख रहे हो ना, ये शेप आता है, उससे एक डाई बनती है। उस डाई को कटिंग मशीन में लगाया जाता है और उससे एक कटिंग करवाकर इस तरह से एक बॉक्स बनवाया जाता है। ठीक है जी। तो चलिए इतना हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि डाई लाइन को याद रखिए सबसे ऊपर रखना है, और डाई लाइन का जो ये जो साइज है आपको मैं दिखा दूं, स्ट्रोक का जो साइज है वो 0.5 जरूर रखिए, इसको मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा बर्गर बॉक्स का डिजाइन लेआउट, जिसमें हमने देखा ब्लीड, क्रीज लाइन और डाई लाइन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल एक और लेके आऊंगा जिसमें इन सभी चीजों को लेकर हम इसमें डिजाइन करना सीखेंगे, और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं उस डिजाइन वाले ट्यूटोरियल में आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की एक और ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।